अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज जो है हम रेवेन्यू एक्ट जो है उसके ऊपर अपना पहला लेक्चर जो है उसको लेंगे। ठीक है। इसमें आज हमें जो डिस्कस करना है वो हमारा पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो बता दूं। ठीक है। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि रेवेन्यू लॉ जो है वो होता क्या है। ठीक है। इनकम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू टैक्स। रेवेन्यू लॉ क्या है? इनकम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू टैक्स। कि गवर्नमेंट की इनकम होती है जो टैक्स के थ्रू वसूल की जाती है। ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ चीजें आ जाती हैं जो हमने आगे डिस्कस करनी है कि ये जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, BOR, ये जो डिपार्टमेंट होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसके अंदर कौन से जो लोग हैं रखे जाते हैं। ठीक है। कौन से ऑफिसर्स होते हैं जिनको रखा जाता है। उसके बाद ये लोग जो हैं वो किन लोगों से जाके कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि कौन सी लैंड, अब हमारे पास जो लैंड होती है वो दो तरह की होती है। हमारे पास जो लैंड होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है। हमारे पास लैंड दो तरह की होती है। अपने माइंड में ये चीज सेट करें। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जाएगा, फिर जो रेवेन्यू टैक्स होता है वो किस लैंड के ऊपर लगता है। ठीक है। इसको जरा आगे डिटेल में मैं समझाऊंगी, एक डिफाइन में भी आता है। लेकिन अब यहाँ पर समझ लें कि जो हमारे पास लैंड होती है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास लैंड होती है एग्रीकल्चरल लैंड, और दूसरी हमारे पास होती है साइट विलेज। ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड क्या होती है? एग्रीकल्चरल लैंड वो होती है जिसके अंदर जराई जमीन आ जाती है, बागात आ जाते हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह आ जाते हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ से साइट विलेजेस देखें, उसके अंदर आपकी रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो होते हैं ना, जो मतलब आपके जराई जमीनों से बाहर प्लाट निकल जाते हैं, उसको आप फिर साइट विलेजेस कहते हैं। ठीक है। फिर इन दोनों चीजों को, ये आपके पास दो तरह की जमीन होती है। जो आपके पास एग्रीकल्चर जमीन होती है उसके ऊपर रेवेन्यू जो टैक्स होता है या रेवेन्यू जो एक्ट होता है वो लागू होता है। टैक्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, एक्ट की बात करेंगे, क्योंकि टैक्स जमीन के ऊपर नहीं लगता। वो आपका जो एक्ट है वो आपका एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके ऊपर आता है। ठीक है। ये वाला एक्ट उसके ऊपर लागू होता है। फिर इसको डील करने के लिए भी ना आपके पास दो इदारे हैं। ठीक है। आपके पास क्योंकि दो चीजें हैं, एक आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, दूसरी आपके पास साइट विलेज है। ठीक है। अब जो आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है उसको आपको डील करने के लिए आपके पास रेवेन्यू कोर्ट है। ठीक है। उसको उसके जो भी मामलात हैं वो कौन डील करता है? रेवेन्यू कोर्ट डील करता है। दूसरी तरफ जो आपके पास साइट विलेज आ जाते हैं, जो आपके दूसरे कमर्शियल एरियाज आ जाते हैं, वो जो एरियाज हैं उनको डील करते हैं सिविल कोर्ट। उनके जितने भी मामलात होते हैं वो सिविल कोर्ट डील करते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर भी एक कंडीशन आ जाती है। अगर आप, अब बात आ जाती है रिकॉर्ड की, मेंटेनेंस की। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड राइट अगर आ जाता है तो वो भी आपका कौन करेगा? वो आपका रेवेन्यू कोर्ट करेगा। रेवेन्यू कोर्ट किस तरह से करेगा? फॉर एग्जाम्पल आपका अपना घर है। ठीक है। आपने अपने घर के जो कागजात बनवाने हैं, जो फर्ज है उसको आप लिखवाने जा रहे हैं, तो उसको उसके लिए आपको रेवेन्यू कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। आपको फर्ज वगैरह सारा कुछ वहां से मिलता है। तो आपकी जमीन का, आपके घर का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो रेवेन्यू कोर्ट में रखा जाता है। लेकिन इसके जो मामलात होते हैं, जो कमर्शियल एरियाज के जो मामलात होते हैं उनको डील करने के लिए सिविल कोर्ट्स हैं। और जो एग्रीकल्चर लैंड है उनके मामलात को डील करने के लिए आपके पास रेवेन्यू कोर्ट है। ठीक है। बाकी ये जो टैक्स की बात आ जाती है उसको मैं आगे आपको सही करके ना समझाती हूँ। मैंने वो सही एक एग्जाम्पल के थ्रू लिख के, ताकि आपको सही समझ आ जाए। ठीक है। आज हमें जो पढ़ना है ना, आपने अपना पहला जो चैप्टर है उसको डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहले जो वो आपको देता है वो आपको देता है शॉर्ट टाइटल। ठीक है। अब शॉर्ट टाइटल के नीचे ना उसने लिखा हुआ है, ये एक चीज इसकी तरह गौर कीजिएगा। शॉर्ट टाइटल के नीचे उसने ना, जहां पर वो कहता है कि ये जो शॉर्ट टाइटल है ना, प्रोवेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, कि ये अप्लाई होता है प्रोवेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो है, इसकी स्टोरी ये है कि 1967 में ये एक्ट आया। 1967 के अंदर जो पाकिस्तान था वो दो पार्ट में डिवाइड था। ठीक है। पाकिस्तान जो था वो दो पार्ट में डिवाइड था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल जो था वो अलग हो गया, तो जो वेस्ट पाकिस्तान था इसमें सारे सूबे इसी के अंदर इकट्ठे थे, तो ये पूरा पाकिस्तान बन गया। लेकिन एक्ट उस टाइम का है तो इस वजह से चेंजिंग इसमें कोई नहीं की गई। तो यहाँ पर शार्ट टाइटल के नीचे वो डिफाइन यही लिख देता है कि प्रोवेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान में जो शार्ट टाइटल जो है ना वो दिया जाता है। पहला जो आपने है उसमें आपने बताना है कि टाइटल दिया जाता है। तो और आपने इसमें ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि वेस्ट पाकिस्तान, उसमें वेस्ट पाकिस्तान 1967 की बात हो रही है। उस टाइम वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था, अभी नहीं है। अभी पूरे पाकिस्तान पे यही रूल लागू हो रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास आता है, दूसरा आता है कि एक्सेप्शन दी जाती है। ठीक है। पावर ऑफ एक्सेप्ट एनी प्रोविजन देयर टू। क्या होता है कि आपको कोई एक्सेप्शन, कुछ प्रोविजंस बनाई गई हैं जो कुछ इलाकों के ऊपर लागू होती हैं, कुछ के ऊपर नहीं होती हैं। ठीक है। मतलब कि दूसरे सेक्शन के अंदर वो आपको कुछ एक्सेप्शन भी देता है।
पहले के अंदर वो आपको टाइटल देता है, दूसरे के अंदर वो आपको क्या करता है, कुछ एक्सेप्शंस देता है, कुछ प्रोविजन देता है जो कुछ इलाकों के ऊपर जो है वो लगाई जाती हैं। तो दूसरे में आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे के ऊपर। तीसरे सेक्शन में वो क्या कहता है, तीसरे सेक्शन में वो कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड, ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड, की जो जमीन जरई ज़रात से बाहर निकल जाती है, मैंने कि सिंपल चीज के कमर्शियल बन जाती है, कमर्शियल एरियाज बन जाते हैं, उनके ऊपर फिर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, जो आज तीसरा पहले चैप्टर में जो आपका तीसरा सेक्शन है उसके अंदर वो बात कर रहा है कि जो जमीन ज़रात के दायरे से बाहर निकल जाएगी, कमर्शियल एरिया के अंदर आ जाएगी, उसके ऊपर फिर ये एक्ट लागू नहीं होगा। अब पीछे मैंने एक बात की थी कि जमीन हमारी दो तरह की होती है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक्ट की बात की थी, मैंने टैक्स की बात नहीं की थी। अब मैं आपको टैक्स बता दूं, हमारे माइंड में एक बड़ी चीज एक फिट हुई हुई है कि जो ये टैक्स होता है ना, ये जमीन पर लगता है। ये टैक्स जमीन पर नहीं लगता, ना ये टैक्स जमीन पर लगता है, और ना ही ये टैक्स जो जमीन के ऊपर फसल काश्त की जा रही है, ना ही ये टैक्स उसके ऊपर लगता है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल है, हमारे पास पंजाब है और बलोचिस्तान है, ठीक है। पंजाब जो है उसमें एक आदमी ए है हमारे पास, और यहाँ पर बलोचिस्तान में हमारे पास बी है। अब जो ए है ना उसके पास 10 एकड़ जमीन है, जो बलोचिस्तान है उसमें जो बी है उसके पास 200 एकड़ जमीन है। ठीक है, अगर अब जमीन पर लगता होता टैक्स, तो जो पंजाब वाला है उसके पास तो जमीन कम है, ठीक है, जो बलोचिस्तान वाला है उसके पास जमीन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि बलोचिस्तान वाला टैक्स ज्यादा पे करेगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जमीन के ऊपर टैक्स नहीं लगाते वो। ठीक है, अब इसकी 10 एकड़ थी, इसने क्या किया, इसने फसल ज्यादा काट की। इसकी 200 एकड़ थी, मतलब कि इसकी कुछ जमीन बंजर थी, कुछ पहाड़ों में आ गई, तो इसने फसल जो थी वो कम काट दी। ठीक है, ये चीज आ गई। तो अब क्या आप कहेंगे कि जमीन उसकी ज्यादा थी तो वो ज्यादा टैक्स देगा? नहीं, जमीन पे टैक्स ही नहीं देना। फसल इसने ज्यादा काश्त की है, तो क्या ए ज्यादा टैक्स देगा, बी कम टैक्स देगा? नहीं, फसल पर भी टैक्स नहीं है। आप जितनी फसल काश्त कर रहे हैं, चाहे वो ज्यादा है चाहे वो कम है, उसके ऊपर भी आपने टैक्स नहीं देना। ठीक है। अच्छा, अब जो ये फसल जी ए ने काश की है, पंजाब में आपको पता हर चीज अवेलेबल है, ठीक है, इसके पास पानी वगैरह सब कुछ अवेलेबल था, जबकि बलूचिस्तान में जो बी ने फसल काश की उसको हर चीज खरीदनी पड़ी। ठीक है, उसने हर चीज खरीदी। पहले तो उसकी जमीन 200 एकड़ थी, कुछ बंजर थी, ठीक है, तो उसने उससे कम फसल काश की, फिर उसने जो फसल काश की उसके लिए भी उसको सारी चीजें बाय करनी पड़ी, उसको खरीदनी पड़ी, जबकि ए के पास हर चीज अवेलेबल थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का खर्चा कम हुआ है, बी का खर्चा ज्यादा हुआ है, ए का खर्चा कम हुआ है, बी का ज्यादा हुआ है। फिर आते हैं जो ए है ना, अब इसको मुनाफा ज्यादा हो गया है, ठीक है, इसने नेट ज्यादा हासिल किया है, और जो बी था उसने भी पंजाब वाले के बराबर ही हासिल किया है। ठीक है, ए ने फॉर एग्जाम्पल 200 प्रॉफिट हासिल किया है, और जो बी है इसने भी 200 प्रॉफिट हासिल किया है। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। जो ए वाला था, हम मैंने कहा जमीन पे नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि बी के पास 200 थी, अगर हम इस तरह से देखते तो बी जो था उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता, जमीन पे नहीं लगता, फसल पर भी नहीं लगता। अब जो ए था उसके पास एक तो जमीन ठीक है कम थी, लेकिन उसने खर्चा कम किया और उसने मुनाफा ज्यादा कमाया। खर्चा उसने कम किया, मुनाफा ज्यादा कमाया। जो बी वाला था उसने खर्चा ज्यादा किया और मुनाफा बी के जितने कमाया, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट ए ने कमाया है। क्यों? क्योंकि उसने खर्चा कम किया था। तो जिसने खर्च कम किया उसने प्रॉफिट ज्यादा कमाया, तो जो बंदा प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा वो टैक्स ज्यादा पे करेगा। आपके सारे कलेक्शन होने के बाद, आप जितना भी आपका खर्चा होता है वो सारा निकालने के बाद, जो आपके पास नेट असेस बचती है उसके ऊपर आपका टैक्स लगाया जाता है। वो नेट जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ए है उसने टैक्स ज्यादा पे करना है, बी ने टैक्स कम पे करना है। क्यों? क्योंकि बी को प्रॉफिट ए से कम हुआ है, बेशक उसकी जमीन ज्यादा थी, लेकिन किस चीज के ऊपर लगाया जाता है टैक्स? प्रॉफिट के ऊपर, जो आपको नेट हासिल हो रही होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट लगाते हैं, सॉरी टैक्स लगाते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। पीछे मैंने आपको बताया था जमीन दो तरह की होती है, एग्रीकल्चर होती है और विलेज साइट होती है, जहां पर मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया है कि जो टैक्स होता है वो जमीन के ऊपर नहीं लगाया जाता। वो जो नेट हासिल होती है, वो जो आपको प्रॉफिट हासिल होता है, जो आपको मुनाफा होता है, उसके ऊपर जो टैक्स, उसके ऊपर जिसको जितना ज्यादा मुनाफा होगा वो उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा, जिसको कम मुनाफा हुआ है वो कम टैक्स पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज। यहाँ पर एक चीज और भी आप लोग समझ लें, पंजाब के अंदर जो करते हैं ना कैलकुलेशन, ठीक है, जमीन की, वो किस तरह से होती है, किस तरह से, कितने फीट हमारे पास हो तो कितनी बनती है।
अब देखिए अगर हमारे पास 272 फीट होगा, 272 फुट अगर हमारे पास है, 272 फुट, तो हमारे पास बनेगा एक मरला। ठीक है। हमारे शहरों गांव में कहते हैं ना, एक मरले का मकान है, 5 मरले का मकान है। तो वो इसकी पैमाइश ये वाली है उसकी, 272 फीट अगर होगा। जब आप पैमाइश करेंगे तो आप 272 फीट जो है ना उसकी पैमाइश करेंगे, तो वो आपका एक मरला बनेगा। फिर अगर आपके पास 20 मरले आ जाते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, एक कनाल बन जाएगा। फिर अगर आपके 8 कनाल होते हैं तो आपके पास 1 एकड़ बन जाएगा। अगर आपके पास 8 कनाल होंगे तो आपके पास 1 एकड़ बन जाएगा। ठीक है। एकड़ को पंजाबी में किला भी कहते हैं, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। फिर अगर आपके पास 25 एकड़ है, अगर आपके पास 25 एकड़ है तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, एक मुरब्बा हो जाएगा। अब आपने इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। जैसे कि मैंने कहा 272 फीट है तो आपके पास एक मरला है। ठीक है। अब अगर आपके पास 20 मरले हैं तो आपके पास 1 कनाल हो गया। अब आपने 1 कनाल जो है उसकी पैमाइश किस तरह से करनी है, आपने 272 को मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ। ठीक है। आप इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5440। तो इसका मतलब है कि 5440 फीट होगा तो आपका एक कनाल होगा। इसी तरह से अगर आप 272 × 20 × 8 कर देंगे तो आपके पास जो 1 एकड़ है उसके फीट निकल आएंगे कि आपने कितने फीट आपके पास जमीन होगी तो आपका 1 एकड़ बनेगा। ठीक है। उसमें आता है 43520। इसी तरह से आप आगे भी कलेक्शन जो है ना कर लीजिएगा। पंजाब के अंदर जमीन की जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से होती है, ये भी आपने जो है ना अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज की आपको समझ लेना आपने कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना है, लेकिन अच्छे से इनको तैयार करने, कोई भी चीज आपकी यहाँ पे मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने डेफिनेशन डिस्कस करनी है। आप देखें, डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है सर्वे नंबर। ठीक है। सर्वे नंबर जो होता है ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिला है 500, मेरा सर्वे नंबर है 500। ठीक है। अब जो वो जमीन है वो डिवाइड होनी है आगे, ठीक है, मेरे बच्चों के अंदर, तो वो 500 का 500 ही रहेगा सर्वे नंबर। लेकिन वो क्या कर देगा, मेरा एक बेटा है तो उसके नीचे कर देगा 500/1, दूसरे है तो 500/2। ठीक है। इस तरह से करेगा। लेकिन जो ऊपर आपको वो सर्वे नंबर देगा वो कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। और उसको आप खसरा नंबर भी कहते हैं, ये उर्दू में भी आपने याद रख लेना है। ठीक है। और इसके अंदर कोई पर्टिकुलर लैंड नहीं होती, मतलब कि आपके पास कम है ज्यादा है जरूरी नहीं है, इसके अंदर उसने कोई खास मिकदार नहीं रखी कि आपके पास इतनी जमीन होगी देन मैं सर्वे नंबर लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होना। ठीक है। चाहे आपके पास जमीन एरिया कम है चाहे आपके पास एरिया ज्यादा है, सर्वे नंबर सबको मिलना है। और सर्वे नंबर चेंज भी नहीं होता, ये फिक्स रहता है, ये आपने याद रख लेना है। सर्वे नंबर की बस यही डिफाइन है। उसके बाद आ जाता है खाता नंबर। खाता नंबर मीन के अकाउंट, जैसे हम बैंक में जाके अकाउंट खुलवाते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा अकाउंट होता है, खाता नंबर होता है। ठीक है। ये जो अकाउंट नंबर होता है ये उस बंदे को दिया जाता है जो उस जमीन का मालिक होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक जमीन है। ठीक है। अब ये जमीन मेरी है, इसकी मालिक मैं हूँ, मैं इसकी लैंड ओनर हूँ। ठीक है। मैं इसकी क्या हूँ, मारी इसकी क्या है, लैंड ओनर है। तो इसका जो खाता नंबर होगा, इसका जो अकाउंट नंबर होगा वो मारिया को दिया जाएगा। ठीक है। फिर अगर यहाँ पर आ जाते हैं, अब इस जमीन के ऊपर काश्तकारी कोई और कर रहा है, मैंने ये किसी और को दी हुई है। ठीक है। मैं इस पे काम नहीं करी, मेरी जमीन है, मैं इस पे काम नहीं कर रही, मैंने किसी और को दी हुई है। तो जिसको मैंने जमीन दी हुई है उसको हम कहते हैं खतौनी या काश्तकार। ठीक है। हमारे यहाँ पंजाब में काश्तकार वाला वर्ड यूज होता है, हम उसको क्या कहते हैं, काश्तकार कहते हैं। ठीक है। तो उसको इंग्लिश में आप लोग कहेंगे लैंडलॉर्ड, मतलब कि जो उस जमीन के ऊपर काश्तकारी कर रहा है उसको आपने कहना है लैंडलॉर्ड। ठीक है। फिर वो जो काश्तकार है वो जिनके उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उसने भी तो अंदर कुछ लोग रखे होंगे ना जमीन में जो काम कर रहे होंगे। ठीक है। वो जो लोग उसने रखे हुए होंगे उनको हम कहते हैं किसान। ठीक है। टेनेंट, उसको हम क्या कहते हैं, किसान। जो लैंड होता है ना हमारा लैंड लॉर्ड, उसके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं किसान। अब यहाँ पे आपकी तीन डिफाइन क्लियर हो गई हैं। पहली ये है अकाउंट नंबर, ठीक है, आपका खाता नंबर, वो आपका लैंड ओनर को मिलता है, मुझे मिलेगा क्यों, क्योंकि मैं जमीन पर काम कर, मेरी जमीन है। ठीक है। जमीन मेरी अपनी है, जाती है, वो मुझे मिल जाएगा। दूसरा लैंडलॉर्ड होता है मीन कास्ट का। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी जमीन अली को दी हुई है कि तुम इस पे काम करो। ठीक है। अली उसके ऊपर काश्तकारी करता है। अब अली खुद काम नहीं कर रहा, अली क्या कर रहा है, अली के नीचे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। अली के नीचे एबीसीडी लोग काम कर रहे हैं, वो जो एबीसीडी लोग काम कर रहे हैं वो कौन है, वो सारे किसान है। ठीक है। उनको हमने कहना है किसान। ये अब आपकी तीन डिफाइन यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। फिर भी आपको अगर किसी चीज की समझ नहीं आए तो आप से पूछ लेना है। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं होल्डिंग।
ठीक है, होल्डिंग वो होता है कि पोर्शन ऑफ लैंड, वो लैंड जो आपके कंट्रोल में है, आपके होल्ड में है, उसको आपने होल्डिंग कहना। ये तो आप नाम से ही आपको बिल्कुल जाहिर हो रही है एक चीज, ठीक है। फिर आ जाता है रजिस्टर कलेक्शन। रजिस्टर कलेक्शन वो होता है वो वाला रजिस्टर जिसके ऊपर सारा आपका हिसाब किताब लिखा जाता है, आपका सर्वे नंबर लिखा जाता है, अकाउंट नंबर लिखा जाता है, ठीक है। वो सारा आपको, आप जब जाते हैं ना, आप कहते हैं कि हमने जमीन का फर्ज लेना है, तो आपको इसी रजिस्टर के अंदर से पेज निकाल के उसी की फोटोकॉपी करा के दी जाती है। आप जो फर्ज जमीन का निकलवा के ले आते हैं वो आपको इसी रजिस्टर के अंदर से दिया जाता है, ठीक है। जिस रजिस्टर के अंदर सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, सारा रिकॉर्ड लिखा जाता है, उसको हम रजिस्टर कलेक्शन कहते हैं, रजिस्टर जमाबंदी कहते हैं, ठीक है। तो जब आपने जाना है अपने घर के कागज लेने के लिए, या आप कहते हैं अपनी जमीन का फर्ज निकलवाने जा रहा हूँ, तो आपको वो जो चीज देगा, वो जो पेज आपको दे रहा होगा, वो इसी रजिस्टर में से देगा, ठीक है। अब आगे आ जाए, उसके बाद आपका आ जाता है एरियर। ठीक है, एरियर क्या होता है? एरियर होता है अमाउंट दैट रिमेन अनपेड ऑन ड्यू डेट, कि आपको एक डेट दी गई है और उस डेट के ऊपर आपने अपने वाजिबात अदा नहीं किए, उसको हम कहते हैं एरियर, ठीक है। आपने उस डेट के ऊपर अगर वाजिबात अदा नहीं किए, अपना टैक्स अदा नहीं किया, तो उसको हम कहेंगे एरियर। और फिर यहाँ पर एक चीज और भी, और जो बंदा वाजिबात अदा नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने वक्त पर अदा नहीं किए, तो वो तो एरियर हो गया। मुझे क्या कहा जाएगा? मुझे डिफॉल्टर कहा जाएगा, ठीक है। मुझे डिफॉल्टर क्यों कहा जाएगा? क्योंकि मैंने अपने जो ड्यूज थे, जो मेरे वाजिबात थे, वो मैंने वक्त पर अदा नहीं किए, मैं डिफॉल्टर हूँ। और जो मैंने वक्त पे अदा नहीं किए वो एरियर हो गया, ठीक है। ये दो डिफाइन भी आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी सही अच्छे से, ताकि इसमें जो भी चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क में होता है कि लोगों की जमीन के ऊपर देखिए सीमेंट से पत्थर वगैरह जोड़ के कुछ निशानियां लगाई जाती हैं, सबकी जमीनों को अलग अलग किया जाता है, उसको हम कहते हैं बाउंड्री मार्क, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कानून गो। कानून गो वो होते हैं जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनकी जो मदद कर रहा होता है, ठीक है। पटवारी भी आप इसको कह सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कानून गो। फिर आ जाते हैं असेसमेंट। असेसमेंट मतलब होता है तशखीस, किसी भी चीज की तशखीस करना, असेसमेंट करना, ये हर 25 साल बाद होती है। इसमें क्या होता है? इवेलुएशन की जाती है प्रॉपर्टी की, ठीक है। मतलब टैक्स लगाने का जो मकसद होता है, उसके लिए जाके वो जो प्रॉपर्टी होती है उसकी इवेलुएशन करते हैं, उसको असेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज और भी समझनी है, असेसमेंट होता है और फिर साथ असेसमेंट सर्कल भी होता है। असेसमेंट सर्कल क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये लैंड है, मेरे पास एक लैंड है इस तरह, ठीक है। मैं कहीं हूँ, ठीक है, एक ऑफिसर आया, उसने क्या किया है, ए आया है हमारे पास, उसने इसकी असेसमेंट कर लिया है, ठीक है, उसने इसका रिकॉर्ड सारा लिख लिया है। अब उसने देखा कि इसके साथ जो ये दूसरी जमीन है, यहाँ पे जो तीसरी है, यहाँ पे जो चौथी है, वो सारी सेम है। जितनी फसल यहाँ काश्त हो रही है उतनी वो यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, सारे सेम है। तो वो कहेगा कि जो वो पीछे असेसमेंट हमने इसके ऊपर लगाई थी ना, जो हमने इसके ऊपर असेसमेंट लगाई थी, वही असेसमेंट उन तीनों पर भी लगा दो। तो उसको हम कहेंगे असेसमेंट सर्कल, ठीक है। एक जैसी असेसमेंट बाकी एरियाज के ऊपर भी लगा दी जाए तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट सर्कल। अब देखिए यहाँ डिफाइन लिखी है, अप्लाई सेम असेसमेंट डिफरेंट एरियाज, कि आपके पास डिफरेंट एरियाज हैं और उन सब के ऊपर उसको पता चल गया कि मैंने एक के ऊपर जो असेसमेंट लगाई है बाकी सब के ऊपर भी वही लागू हो सकती है, तो उसने उसकी नहीं की, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, उसने बस कह दिया है कि इसको सेम, उसने वैसी की वैसी दूसरे एरियाज की भी लिख दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि असेसमेंट सर्कल हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर्स में सबसे पहले आपके तहसील होती है, ठीक है। तहसील के बाद जिला होता है, जिला के बाद डिवीजन होती है, डिवीजन के बाद आपका सूबा होता है। अब देखिए तहसील जो होता है ना, तहसील के अंदर हमारे पास दो ऑफिसर होते हैं, एक AC1 और AC2, ठीक है। AC1 मतलब असिस्टेंट कंट्रोलर, और AC2 का मतलब है असिस्टेंट कंट्रोलर टू, ठीक है। जो असिस्टेंट कंट्रोलर टू होता है वो तहसीलदार होता है, जिसके लिए आप सबने अप्लाई किया होगा, ठीक है। असिस्टेंट कंट्रोलर टू क्या होता है? तहसीलदार होता है। ये 16 स्केल का होता है, ठीक है, ये 16 स्केल का होता है। और इससे जो ऊपर होता है ना असिस्टेंट कंट्रोलर वन, वो AC, इसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे यहाँ AC को ही दे दी जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको AC कह सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद आपके पास जिला आ जाता है, जिले में कलेक्टर होता है, ठीक है, जिसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो अंजाम देते हैं। तो आप सिंपल लिख लेंगे कलेक्टर जो होता है वो डिप्टी कमिश्नर हमारे यहाँ, ठीक है। डिवीजन में कमिश्नर होता है। सूबा, सूबे में फिर आपका BOR हो जाता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो आ जाता है। इसमें आपके दो तरह के लोग काम करते हैं,
एक आप मेंबर बोर्ड रेवेन्यू, ठीक है, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और दूसरा आता है SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये सूबे के अंदर काम कर रहा है, और इसके अंदर सिर्फ ऑफिसर जो है ना वो आगे रखे जाते हैं। तो इनके ऊपर मेंबर्स होते हैं, इनके ऊपर जो सीनियर होता है ना उसको SMBR कहते हैं, ठीक है, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ तक फिलहाल ये इतना ही है। अगर यहाँ से आपको किसी चीज की समझनी है ना, किसी ऑफिसर की, तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपने ये करना है, एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ना वो सारे इनके अंडर काम करते हैं, ठीक है। तहसीलदार जो होता है ना 16 स्केल का, वो इन सबको हैंडल कर रहा होता है। अब आगे देखें, मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है विलेज ऑफिसर, ठीक है। कि विलेज ऑफिसर क्या होता है? विलेज ऑफिसर हम कहते हैं लंबरदार को, ठीक है, हेडमैन को। ये हर इलाके का अलग अलग होता है। उसके बाद आपका पटवारी आ जाता है। पटवारी वही कानून को, ये पहले 5 स्केल का होता था, अब ये 7 स्केल का होता है, ठीक है। ये जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनकी ये मदद करता है। तो अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि विलेज ऑफिसर है या पटवारी है, ये सब लोग किसके अंडर काम कर रहे होते हैं? तहसीलदार के अंडर, ठीक है। तहसीलदार जो 16 स्केल का होता है, जिसको AC2 कहा जाता है, ठीक है, असिस्टेंट कंट्रोलर 2, वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये जो होते हैं पटवारी और विलेज ऑफिसर, ये एक्चुअली उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। ये सारा जो सिस्टम होता है ये संभाला हुआ उसने होता है, ठीक है, ये लोग उसके अंडर काम करते हैं। उसके बाद लास्ट पे आपका आ जाता है नेट असेस। नेट असेस का मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, कि सारे अखराजात आपने जमीन के ऊपर जो भी आपके अखराजात हुए, आप फसल काश्त करने में आपने पानी खरीदा, जो भी, वो सारा कुछ निकालने के बाद में आपकी जो रकम बच जाती है उसको हम नेट असेस कहते हैं, ठीक है। नेट असेस की सिंपल सी डिफाइन है, मैं पीछे भी आपको एक्सप्लेन करके आई हूँ कि जो अखराजात आपके होते हैं उन सबको निकालने के बाद जो रकम आपके पास बच जाती है उसको हम कहते हैं नेट असेस, ठीक है। और वो जो रकम आपके पास बचती है ना उसी के ऊपर आपका टैक्स भी लगाया जाता है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। इसमें हमने डिफाइंस वगैरह सारा कुछ क्लियर कर दिया। कल इंशाल्लाह हम जो हमारा चैप्टर 2 है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई है या कुछ और आपने पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज है जो कोई बेसिक आपको क्लियर नहीं हुआ, ये डिफाइन है ना, डिफाइन के अंदर से ज्यादा MCQs बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई है आप कमेंट में पूछे, मैं इंशाल्लाह कमेंट के अंदर ही आपको जवाब दे दूंगी, ठीक है। और अगर फिर भी हुआ, किसी का क्वेश्चन लगा कि इसको बड़ा डिटेल में समझाना चाहिए, तो वो नेक्स्ट क्लास में पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, आपके क्वेश्चंस को, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसको कर लेंगे, ठीक है। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।